वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान शिचेन मैडम यू से मिलते हैं और लान शिचेन काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं मैडम यू को व्हीलचेयर पे देख के। अब आगे सब जानने के बाद लान शिचेन वहाँ रुक नहीं पाते। वो तुरंत उस हॉस्पिटल रूम को छोड़ के दौड़े दौड़े अपने घर यानी लैन मैंशन की तरफ पहुँचते हैं। जैसे ही वो लान मैंशन पहुंचते हैं तो वो अपने फादर और अपने अंकल यानी शूफू को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के नीचे बुलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बल्कि लान शिचेन की आवाज़ सुन के तुरंत मैडम लैन अपनी रूम से बाहर आके देखती हैं। एक्चुअली मिस्टर लैन एंड लान कुरैन आउट ऑफ सिटी गए थे किसी काम से, इसलिए वो इस समय मैंशन में नहीं है। लेकिन मैडम लैन एकदम से शिचेन को इतना परेशान देखे तुरंत उसके पास आती हैं। बोलते शिचेन क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोरों ज़ोरों से अपने पापा और अपने अंकल को क्यों बुला रहे हो, क्या हुआ? मदर आप जानती हैं कि उस दिन क्या हुआ था जैंग फैमिली के साथ में? एकदम से इतने दिन बाद लान शिचेन के मुंह से जैंग फैमिली के बारे में सुन के मैडम लैन भी काफ़ी शॉक हो जाती हैं। बट वो मतलब उस बात पे रिएक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मुझे इतना पता है कि जब मैंने बाद में उनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की थी तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। मदर, आज मैं समझ गया कि आप क्यों हम सबसे इतना नाराज़ हैं। मैं समझ चुका हूँ उस दिन हमारी फैमिली का जैंग फैमिली से ना मिलके उनके अगेंस्ट एकदम से इतना बड़ा डिसीजन लेना क्यों आपको गलत लगता था। इतने दिन बाद अपने बेटे के मुंह से उनके सपोर्ट में बात सुन के एकदम से मैडम लैन थोड़ा शॉक हो जाती हैं और वो तुरंत लान शिचेन का हाथ पकड़ के उन्हें आराम से सोफे पे बैठाती हैं, क्योंकि वो देख सकती हैं कि इस समय लान शिचेन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो तुरंत बोलती हैं, क्या हुआ शिचेन, आज इतने दिन बाद तुम इस बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अब शिचेन अपना दर्द अपने मन में न रख के अपनी मदर के गोदी में सर रख के रोने लगते हैं। मदर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मदर, आप सही थी और मैं इतने साल से आप क्यों परेशान रहती थी अब समझ पाया हूँ। शायद जितना गिल्टी आज मुझे महसूस हो रहा है शायद आपको भी इतना ही बुरा लगता होगा, इसी कारण आप हम सबसे नाराज़ थी। अब मैडम लैन प्यार से अपने बेटे के सर पे हाथ फिराते बोलते हैं, शिचेन तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से टूटना तुम्हारा परेशान मैंने कभी नहीं देखा। बताओ शिचेन क्या हुआ है, क्यों हो तुम इतने परेशान? अपनी मदर से कुछ मत छुपाओ, जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुम बात करना चाहते हो मुझसे खुल के बोलो। ये बात सुनने के बाद शिचेन फाइनली अपने मन की बात बोलना शुरू करते हैं। मदर, आज से 2 साल पहले मुझे यानली के थ्रू पता चला था कि जंचा कोमा में है। उसके बाद मैंने 2 साल काफ़ी जंचा के बारे में सर्च करने की कोशिश करी। इतना ही नहीं, मैं जिन क्लैन में भी उनके बारे में पता करने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आज मुझे मैडम यू मिली थी। आपको पता है मदर, वो अपनी व्हीलचेयर पे थी। व्हीलचेयर पे सुनने के बाद एकदम से मैडम लैन भी काफ़ी शॉक हो जाती है और वो शिचेन को सीधा बैठाती है। मुझे सही से बताओ क्या हुआ? मदर, वो बहुत गुस्सा थी। उन्होंने हमसे कहा कि जंचा और अंकल फैमिया हमारे पास तुम मिलने के लिए आए थे। लेकिन मदर, क्या आपको याद है उस दिन ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि अंकल या फिर जंचा हमसे मिलने के लिए आए थे। अब मैडम यू भी थोड़ा शॉकिंगली मतलब ये बात सुन के थोड़ा शॉक होती है और अब शॉकिंगली बोलती है, नहीं मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है शिचेन जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। जब तुम लोग ने उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया था तो मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा था, जैसे कि हम कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं। इसी वजह से मैं गई थी एक बार आखिरी बार विंग से बात करने, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वो लोग अपनी कार में कहीं जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन विंग काफ़ी बीमार दिख रहा था। इतना ही नहीं, वो बेहोश अब कार की बैक सीट पर लेटा हुआ था, जिसे मैडम यू ने अपनी गोदी में लिटा रखा था। उस समय विंग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे विंग भी उस दिन वांगजी की तरह ही बीमार हुआ था या उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब ये बात सुनने के बाद शिचेन एकदम से, मदर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? मैंने उस दिन भी तुम सबसे ये बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी।
तुम लोगों ने मुझे ये कह दिया कि मैं एक ओमेगा हूँ, इमोशनल फूल हूँ। सारे ओमेगास मन से सोचते हैं, वो इमोशनली वीक होते हैं, इसी कारण वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते। और मुझे ये बोल के तुम लोगों ने वहीं उस हॉस्पिटल लॉबी में छोड़ दिया था। मैं क्या करती जब पहले ही तुमने मुझे इमोशनल फूल डिक्लेयर कर दिया था। ये बात सुनने के बाद सिचैन को भी याद आता है कि हाँ, उनकी मदर यानी मैडम लैन गई थी मिस्टर लैन और लान कुरैन से बात करने, लेकिन उन दोनों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि वो जिस तरीके से बार बार विंग का सपोर्ट करते हुए उन्हें रोक रही थी, उन लोगों ने सारा उन पे और ज़्यादा गुस्सा करके उन्हें बोल दिया था कि वो एक ओमेगा है और सारे ओमेगास ऐसे ही होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। ये बात सुनने के बाद मैडम लैन को बहुत बुरा लगा था और इसी कारण तब से वो अपने हस्बैंड से दूर रहने लगी हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड भी बाकी अल्फा जैसे हैं जो ओमेगास को गलत समझते हैं या अपने बराबर नहीं समझते हैं। और अब जब ये बात सिचैन को याद आई तो सिचैन को भी फील हुआ कि हाँ, उस दिन उसने भी ये गलती करी थी अपनी मदर की बात ना सुनने के लिए। वो तुरंत बोलता है, मदर अब हम क्या करेंगे, हमने उस दिन जो कर दिया अब हम उसे कैसे ठीक करेंगे। आपको पता है वो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ मदर, आज मुझे पता चला उस दिन अंकल फेमिया की डेथ हो गई थी। इतना ही नहीं, मैडम यू ने अपने पैर गंवा दिए थे और विंग पता नहीं कहाँ किस हालत में है, लेकिन उसका नाम सुनते ही मैडम यू बहुत ज़ोरों से रोने लगी थी। इसे मुझे समझ में आ गया है कि शायद वो एक अच्छे सिचुएशन में तो नहीं है, विंग की अच्छे सिचुएशन में नहीं है और कहाँ है नहीं पता। ये सुन के और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है मैडम लैन और तुरंत बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, क्या हुआ है विंग के साथ। मदर, मुझे ये तो नहीं पता विंग के साथ क्या हुआ है, पर जिस तरीके से मैडम यू रो रही थी मुझे तो लगता है कि ज़रूर विंग किसी बड़ी प्रॉब्लम में है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ शायद मैडम यू नहीं चाहती वो हो। सिचैन, तुम अच्छे से जानते हो कि विंग की मदर मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे बुली होने से बचाती थी। प्लीज़ सिचैन, तुम प्लीज़ विंग को ढूंढो, कुछ भी करो, पर एक बार मेरे विंग को मेरे पास ले आओ। मैं उस बच्चे से उस दिन भी नहीं मिल पाई थी। मेरे मन में सबसे ज़्यादा गिल्ट इसी बात का है कि क्या मैंने उस बच्चे को एक बार भी उसकी बात रखने का मौका नहीं दिया। क्यों मैं उस बच्चे के से एक बार मिलकर वो कैसा था क्या था पूछ नहीं पाई। आज से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी। हाँ, जिन क्लैन में मेरी एक पुरानी दोस्त थी, एक ओमेगा सर्वेंट बन के वहाँ काम करती है, वो मुझे बताती थी कि जिन क्लैन में उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, वो वहाँ पे बाकी सर्वेंट की तरह ही काम करता रहता था। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि मैडम यू के होते हुए उसके साथ कोई बहुत गलत भी नहीं होगा। वो काम करता था, परेशान होता था, ये बात सुन के ही मेरा मन भरा था। और अब तुम बता रहे हो कि मैडम यू के पास नहीं है वो। सिचैन, प्लीज़ मेरे विंग को वापस ले आओ, प्लीज़ सिचैन, मैं एक बार विंग से मिलना चाहती हूँ। मैडम लैन और ज़्यादा इमोशनल होके सिचैन के सामने रोने लगती हैं। ये बात सुनने के बाद सिचैन तुरंत अपनी मदर को गले लगा लेता और उन्हें कंसोल करने लगता है। नहीं मदर, आप परेशान मत हो, अब हम दोनों मिलकर पता करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। और हाँ मदर, मुझे पता है इस समय मिंग्याओ घर पे नहीं है, वो अपने मदर से मिलने गया है, लेकिन आप ये बात मिंग्याओ के आगे कभी मत करना। मुझे मिंग्याओ के ऊपर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। और हाँ, मैं ये बात वांगजी से भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिंगहुई हमेशा वांगजी के आसपास रहती है और वो वांगजी के माता वांगजी मिंगहुई को ये बात ज़रूर बता देगा, क्योंकि वो आजकल मिंगहुई पर बहुत भरोसा करता है। इसलिए आप और मैं ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगे जब तक मुझे विंग नहीं मिल जाता और मुझे सब कुछ सच नहीं पता चल जाता। मैडम लैन भी इस बात पे अग्री करती हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात सही लगती है कि किसी को बताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उस समय भी किसी ने मतलब जैन फैमिली के बारे में सुना नहीं समझा नहीं, तो अब भी बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन दोनों माँ बेटों ने डिक्लेयर किया कि ये आपस में ही सर्च करते रहेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे उस दिन क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर की तरफ चला जाता है।
जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑलमोस्ट रात हो गई है, सारे सर्वेंट जा चुके हैं। वो किचन की साइड जाता है तो देखता है कि विंग अपने थोड़ा सा लड़खड़ाते चलते हुए किचन में थोड़ा सा डिनर की जो डिनर बना हुआ है उसे गर्म कर रहा है। वांग जी तुरंत किचन में आता है और विंग को रोकता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना तुम रेस्ट कर लो, तो तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आप आने वाले थे, मुझे पता चला था, इसलिए बस मैं आपके डिनर की तैयारी कर रहा था, पर मैं अपना डिनर खुद ले सकता हूँ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कमरे में रेस्ट करो। आप शायद भूल गए हैं, ये मेरी ड्यूटी है आपका खाने का ध्यान रखना। ये बोलने के बाद विंग खाना सर्व करने लगता है। तभी वांग जी तुरंत बोलते हैं, तुमने अपनी मेडिसिन खाई, खाना खाया? विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सर आपने तो मुझे पनिशमेंट दी थी कुछ ना खाने की, तो मैं खाना कैसे खाता? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह बोला था ना कि तुम अपना ध्यान रखो, और तुमने क्या आज फिर कुछ नहीं खाया? एकदम से वांग जी गुस्से में बोलता है। विंग अब एकदम से वांग जी की तरफ देखते बोलता है, मैंने तो सिर्फ आप ही का ऑर्डर फॉलो किया था, कल मैंने एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, तभी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली थी। आज नहीं करता तो क्या पता आप मुझे और कितनी बड़ी पनिशमेंट देते। विंग थोड़े टोंटबाजी में बोलता है। वांग जी उसे तुरंत काटते बोलता है, आई नो कल मैंने एक गलती करी थी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, अपना खाना भी सर्व करो और मेरे साथ डिनर टेबल पे आ जाओ। और ये बोलने के बाद वांग जी जो खाना विंग ने सर्व किया था उसे लेकर डिनर टेबल पे जाके बैठ जाता है। विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी को जाते हुए देखता है, लेकिन वो वो अपने लिए भी खाना सर्व करके वांग जी के सामने बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। दोनों एक चुपचाप अपना डिनर करते हैं, क्योंकि विंग अच्छे से जानता है कि वांग जी खाना खाते हुए बोलता नहीं है, और वांग जी विंग से क्या बात करे, इसलिए यानी वैसे भी कुछ नहीं बोलता है। दोनों शांति से अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वांग जी अपनी खुद की प्लेट्स उठा के किचन में रखने जाने लगता है। विंग उसे रोक के कहता है कि मैं रख दूंगा, तो वांग जी मना कर देता है। बाद में विंग वहाँ पे किचन में पहुँचता है तो मन में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि कल वांग जी का मैच है, तो क्या वांग जी फिर से आज रात वही सब करेगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वांग जी प्लेट्स रख के सीधा अपने रूम में सोने चला जाता है। ये देख के विंग को थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि पहले 2 बार वांग जी ने उसे मतलब अपनी टोटके के कारण ये सब करा था, लेकिन कल मैच और फिर भी वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं करा। विंग को थोड़ा शॉकिंग लगता है, लेकिन उसे मन में थोड़ी खुशी भी होती है कि फाइनली उसे वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो आराम से अपने रूम में जाता है, अपनी मेडिसिन लेता है और सो जाता है। सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो वांग जी वांग जी पहले ही जा चुका था अपने मैच के लिए। विंग आराम से अपना प्रॉपर रेडी होता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, और वो खाली टाइम पे क्या करे ये सोच के ऑलमोस्ट जिंशी छोड़ के दोबारा न्यू हुसैन के नाइट क्लब में जाने वाला होता है। तभी उसे जैसे ही वो डोर खोलता है शुयांग मिल जाता है। शुयांग तुरंत विंग को देख के बोलता है, मास्टर मो आप कहाँ जा रहे हैं? विंग बोलता है कि मैं अपने नाइट क्लब में जा रहा हूँ, लेकिन आपका नाइट क्लब तो मेरे ख्याल से शाम के समय आप जाते हैं ना ड्यूटी पे, फिर इस समय? हाँ मैं घर पे बोर हो रहा था, सोचा कहीं बाहर चला जाऊँ, तो फिर आप मेरे साथ चलिए। ये बोल के शुयांग तुरंत विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। विंग थोड़ा शॉकिंगली शुयांग को देखता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि सीरियसली वो भी बोर ही हो रहा था, तो उसने सोचा चलो शुयांग के साथ चले जाते हैं। वैसे शुयांग और विंग की ऑलमोस्ट थोड़ी मोटी दोस्ती भी हो गई है। कल जब वो उसके साथ गाड़ी में आ रहा था तो शुयांग उससे नॉर्मल बातें कर रहा था, तो विंग को शुयांग काफ़ी अच्छा लगा, एक बबली, एक फन लविंग पर्सन लगा, जैसे विंग खुद था। तो इस वजह से विंग को शुयांग की कंपनी अच्छी लगती है, तो वो शुयांग के साथ चले जाता है। जब विंग देखता है कि शुयांग उसे कहाँ लेके आया, तो विंग शॉकिंगली पहले शुयांग की तरफ देखता है, फिर उस जगह को देखने लगता है। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? वो क्या है ना, आज मैं हर बार की तरह यहाँ खड़े होकर बोर नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को ले आऊँ, या कॉम्पिटिशन भी देख लेंगे और थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। हाँ, शुयांग विंग को वांग जी के उसी जहाँ पे आज वांग जी का कंपटीशन है उस स्टेडियम में लेकर आया है। वही वहाँ बट
जैसे ही विंग वहाँ पहुँचता है, किसी को महसूस हो या ना हो, वांग जी को उसके स्मेल यानी उसके फॉर्मेंस से पता चल जाता है कि विंग वहाँ पे आया है। इसलिए वो तुरंत अपने मतलब पीछे मुड़ के जहाँ शुयांग खड़ा था वहाँ पे आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और इससे पहले वो कुछ बोलता है, बीच में एकदम से शुयांग बोल पड़ता है, इन्हें यहाँ मैं लेके आया हूँ। वो क्या है ना, ये घर पे बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा कंपटीशन ही दिखाने ले आऊँ। ये वांग जी ये सुन के थोड़ा सा गुस्से में शुयांग को घूर घूर के देखता है। पर सच्चाई ये है कि वांग जी मन में सोच रहा है कि आज तो वो हारेगा ही, बिकॉज उसने अपना टोटका जो नहीं किया है। और विंग भी देख सकता है कि आज वांग जी के चेहरे पे जो हमेशा एक कॉन्फिडेंस, एक ऑरा रहता है उसका, एक कॉन्फिडेंट वाला फेस पे हमेशा एक ग्लो रहने वाला, आज वो थोड़ा डल सा है, आज वो थोड़ा सा नर्वस सा दिख रहा है। विंग समझ गया है कि शायद वांग जी आज के कंपटीशन को लेकर थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा डरा हुआ है। इसलिए विंग थोड़ा आगे आके बोलता है, ऑल द बेस्ट सर। विंग के ऑल द बेस्ट सुन के वांग जी तो विंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे हल्की सी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू सर, अब आप थोड़ा नर्वस दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है? हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी चाहे अंदर से कितना नर्वस हो, पर कोई उसके मुंह पे ये बोल दे कि आप नर्वस दिख रहे हो, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो इग्नोर करता है। विंग अब थोड़ा आगे आता है। जैसे ही विंग वांग जी के पास आ रहा है, विंग की वो फेरोमोन्स वाली यानी विंग की वो स्मेल उसे बहुत ज़्यादा काम फील करवा रही है। बोलना शुरू करता है, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है, क्यों आप इतना नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितना आपके बारे में सुना है, आप काफ़ी अच्छे स्विमर हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है आप पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप स्विमर में से एक है। आई नो आप पक्का आज भी जीतेंगे क्योंकि आप सबसे अच्छे जो हैं। विंग ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। विंग ऐसा इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि वो बचपन से वांग जी को जानता है और उसने हमेशा देखा है बचपन से कि वांग जी कितना अच्छा स्विमर है, कितनी प्रैक्टिस करता है, तो वो इस वजह से ये बोल रहा है। वांग जी को इस तरीके से विंग का उस पर कॉन्फिडेंस दिखाना काफ़ी अच्छा लगता है और वो मतलब विंग ज़्यादा कुछ बिना बोले, जो उसकी एवरग्रीन आदत है, बोल के वहाँ से चला जाता है। वांग जी का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। विंग शुयांग के साथ वहीं साइड में जहाँ पे बाकी मैनेजर्स खड़े हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। मिंगुई भी इस कंपटीशन को देखने आई है। मिंगुई क्राउड के बीच में बैठी हुई है, बट वो उसकी नज़र वांग जी से ज़्यादा शुयांग के पास खड़े हुए विंग पर है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो यहाँ क्यों आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को विंग का यहाँ होना बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, उसकी वो स्मेल जो उसको अभी भी फील हो रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसको क्राउड में भी विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा फील होती है और उसको अभी भी वो फील हो रही है। वो काफ़ी कामली रहता है, जो उसको एक पानी में आके नर्वसनेस सी हो जाती है अपने उस एक इंसिडेंट के बाद से, और पानी में उसे अजीब से विज़न आते हैं। इस बार उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिना मतलब उस विज़न आए वो बहुत अच्छे से ये कंपटीशन करता है। और इतना ही नहीं, ये कंपटीशन जीतता भी है। सभी लोग वांग जी के जीतने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करके उसे मतलब खुश हो जाते हैं। इतने उसे उसकी ट्रॉफ़ी मिलती है, उसे उसका मेडल मिलता है। लेकिन वांग जी इस बार ट्रॉफ़ी और मेडल लेके हर बार की तरह सीधा अपने जो उसका रूम होता है चेंजिंग रूम, वहाँ नहीं जाता, बल्कि शुयांग और विंग के पास आता है। विंग और उन दोनों से के पास आके खड़ा हो जाता है। वो शुयांग के हाथ में वो ट्रॉफ़ी देता है और विंग के हाथ में वो मेडल, और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने ये हैंडओवर ऐसे करा है कि उसके असिस्टेंट्स और उसको दे रहा संभालने के लिए, और अपने बाथरोब को पहन के वहाँ से चला जाता है। वहीं शुयांग बहुत खुश होता है इस ट्रॉफ़ी को पकड़ के। शुयांग पिछले 4 साल से वांग जी के साथ मेहनत कर रहा है। वो वांग जी को बहुत सपोर्ट करता है, उसकी हर ट्रेनिंग में रहता है। इतना ही नहीं, वो वांग जी का एक तरीके से काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, जो उसकी पर्सनल स्ट्रगल को भी जानता है। इस वजह से पहली बार उसको इस तरीके से वांग जी ने एक ट्रॉफ़ी हैंडओवर की या दी। शुयांग
के चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है और वो खुश होकर कहता है मास्टर मो हम जीत गए, और खुशी से कूद कूद के वो विंग को ऑलमोस्ट गले ही लगाने वाला था। लेकिन इससे पहले वो विंग को गले लगाया था तो तुरंत पीछे से वांग जी उसकी नाम से शोर आवाज़ लगाता है शुयांग, जिससे वो अपने होश में आता है और दौड़ा दौड़ा मतलब वांग जी के पीछे चले जाता है। वहीं विंग शॉकिंगली वहाँ खड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से वांग जी उसे अपना विनिंग मेडल उसके हाथ में दे देगा। वहीं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट मिंगहुई ने भी नहीं किया था। मिंगहुई भी क्राउड से ये चीज़ देखी कि किस तरह से वांग जी आज उन शुयांग और उस मतलब विंग के पास गया, और उसे ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाई, क्योंकि वांग जी ने आज तक अपनी ट्रॉफी अपने मेडल कभी किसी के हाथ में नहीं दिए। आज पहली बार उसने ये शुयांग और इस मास्क ओमेगा को दिया। ये देख के मिंगहुई का खून बहुत फूकता है, लेकिन वो यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर पाती। विंग थोड़ी देर में जब देखता है कि शुयांग और वांग जी वहाँ से जा रहे हैं, वो भी दौड़ा दौड़ा उन दोनों के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे किसी और के कहाँ जा रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा। ये तीनों लोग खुशी खुशी वापस आते हैं जिनशी में, और यहाँ आज वांग जी काफ़ी खुश दिख रहा है। उसके दो बड़े रीज़न हैं, क्योंकि आज करीबन 4 साल बाद उसे दोबारा से कोई विज़न नहीं आए पानी के अंदर। दूसरा, उसने वो टोटका यानी जिसे वो करता था हर उससे पहले अपने कंपटीशन से पहले, वो भी नहीं करा और फिर भी वो जीत गया। बस आते ही विंग रेडी होके दोबारा से नाइट क्लब के लिए निकल गया। विंग के वहाँ से वापस जाते ही तुरंत लांगवांग जी शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है तुम उसे जानबूझ के लाए थे ना आज वहाँ पे। शुयांग जो बड़े आराम से अपना कुछ मुंह में खा रहा था, उसका खाना वहीं मुंह में अटक जाता है और वो शॉकिंगली लांगवांग जी की तरफ देखता है ना, मैं सच कह रहा हूँ ना। अब शुयांग पहले खाना सटकता है, फिर एकदम से बोलता है तुम कैसे जानते हो कि मैं कब क्या करने वाला होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पिछले 4 साल से हूँ। इस बात से शुयांग थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारा लकी चार्म है, तो मैं तो जस्ट उसका चार्म टेस्ट कर रहा था, एंड सचमुच में वो तो तुम्हारा लकी चार्म ही निकला। देखो वो तुम्हारे कंपटीशन में आया और तुम जीत गए। वांग जी थोड़ा सा मन में खुश होता है, क्योंकि ये बात सच है। कहीं ना कहीं विंग या ये कह लो मोशा ने उसके लिए लकी चार्म तो निकला, क्योंकि आज उसके आने के बाद उसकी वो काम से उसकी स्मेल से जो उसे कामनेस से फील हुई, उसी के कारण वो ये कंपटीशन जीत पाया है। वांग जी इस बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, अपनी जगह से उठता है और अपने रूम की साइड जाने लगता है। बीच में रुकता है और तुरंत पीछे मुड़ के बोलता है आगे से वो मेरे हर कंपटीशन में वहाँ पे होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और शुयांग शॉकिंगली अपना मुंह खुले हुए देखते रहते, क्या हर कंपटीशन में? हाँ, लांगवांग जी और अपने रूम के गेट बंद करते हुए जोर से बोलता है और अपना रूम का गेट बंद कर देता है। शुयांग अब बोलता है अपनी जगह बैठे हुए थोड़ा सा हाथ पैर पटकता है, लेकिन मन में वो बहुत खुश होता है कि सचमुच में कहीं ना कहीं विंग का चार्म वांग जी के ऊपर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग एज यूजुअल अपने क्लब में आता है और अपने क्लब में नॉर्मल काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू अब पूरे टाइम जंजा के पास ही थी। जब उनके पास वैंकिंग आती है, वैंकिंग पूछती है कि आज अब वो पूरा दिन यहाँ क्यों थी। मैडम यू घबराते हुए वैंकिंग से बोलती हैं कि वो नहीं चाहती कि लान शिचैन उनके बेटे का इलाज करे, लेकिन वैंकिंग उन्हें बताती है कि वो लान शिचैन ही है जिनकी वजह से जंजा के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, उसके अंदर के नर्व सिस्टम्स जो काम करना धीरे धीरे कम कर रहे थे वो पहले की तरह काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। लान शिचैन काफ़ी अच्छे से जंजा का ध्यान रखते हैं। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो ज़्यादा कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है उस नर्स को बोल के कि इसे वापस ले जाओ। जब मैडम यू हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर उन्हें 2 लोग मिलते हैं, और ये थे लान शिचैन एंड मैडम लैन। लान शिचैन और मैडम लैन को वहाँ देख के मैडम यू के चेहरे पे फिर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में नर्स को बिना रुके चलने के लिए बोलती हैं, लेकिन तुरंत मैडम यू उस को मैडम लैन रोक देती हैं और उस नर्स को बोलती हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हम उन तीनों को अकेला छोड़ दें। मैडम लैन, मैडम यू और लान शिचैन तीनों अब इस हॉस्पिटल के इस गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं।
तभी मैडम लैन बोलना शुरू करती हैं। यू, तुम, मैं और चाइल्ड सरन बहुत पहले से दोस्त हैं। शायद जब तक हम इस क्लैन के ओमेगास या एक तरीके से कह सकते हैं लीडर्स के पार्टनर नहीं बने थे, तब से। यू, मैं जानती हूँ, मैं तुमसे कई सालों से नहीं मिली, पर तुम भी ये अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी मेरी दोस्ती, चाहे हम मिलें या ना मिलें, कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इस हालत में देख के तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे भी बहुत दुख हो रहा होगा। मुझे बताओ मेरी दोस्त, क्या हुआ था उस दिन, कैसे तुम्हारे साथ ये सब हुआ? इस बात पे मैडम यू पहले गुस्से में मैडम लैन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हें इतने साल बाद याद आई हमारी दोस्ती की? इतने साल बाद तुम्हें होश आया मेरे परिवार का? क्यों नहीं थी तुम उस दिन जिस दिन मेरे परिवार के साथ ये सब हुआ? तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती थी। इतना ही नहीं, मैं और तुम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, पर तुम उस दिन क्यों नहीं आई मुझसे एक बार पूछने, मेरे परिवार से मिलने, जब तुम्हारे परिवार ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना गलत करने के लिए करा? मैडम लैन इससे पहले कुछ बोलती, तुरंत पीछे से शिचैन भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है आंटी, मदर उस दिन भी हमारे घर वालों को आपके लिए ही बोल रही थी। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से मदर और फादर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मदर फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इतना ही नहीं, वो फादर के साथ भी नहीं रहती हैं, क्योंकि उस दिन फादर ने आप लोगों से बिना पूछे इतने बड़े डिसीजन ले लिए। ये बात सुनने के बाद मैडम यू एकदम से मैडम लैन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तो फिर तुम्हें इतने टाइम बाद क्यों याद आई मुझसे मिलने की? अब मैडम लैन दोबारा से मैडम यू के हाथ को पकड़ती हैं और बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने सचमुच में तुम्हें ढूंढने की, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर पता नहीं क्यों हमें तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, उस दिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता। हमें बस इतना ही पता चला था कि तुम लोग हमारे क्लैन से अपने क्लैन से कहीं भाग गए। एकदम से ये बात सुनने के बाद मैडम यू शॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देखती है, बोलती है, हम भाग गए? कि तुम क्या बोल रही हो? बल्कि तुम लोगों ने हमें थ्रेटन किया था कि अगर हमने उस रात में अपने क्लैन को छोड़ के नहीं गए तो तुम लोग मेरी पूरी फैमिली को जेल में डाल दोगे। ये बात सुन के एकदम से शिचैन पीछे से बोलता है, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? फादर और अंकल काफ़ी गुस्सा थे आप लोगों से, लेकिन इस तरह का थ्रेटन तो मेरे फादर ने किसी को नहीं बोला था आपको देने के लिए। मैडम यू गुस्से बोलती है, तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इस व्हीलचेयर पे बैठी हूँ ना कि मैं नाटक कर रही हूँ? अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? एकदम से मैडम लैन बात संभालते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, शिचैन की बात को समझो, मेरी फैमिली ने ये नहीं किया, कोई और है जो तुम्हारे और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है। मैडम यू भी थोड़ा सोचती है और एकदम से बोलती है, एक बात मैं तुम दोनों लोगों से पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए, दोनों एक साथ बोलते हैं। उस दिन जंचा कई बार हॉस्पिटल गया था तुम लोगों से मिलने। इतना ही नहीं, जैन फैमिलियाँ भी गए थे जंचा के साथ, लेकिन जब वो लोग वहाँ से वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत दुखी थे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने उस दिन उन दोनों से क्या कहा था जिसके कारण मेरा बेटा और मेरा अल्फा इतना ज़्यादा अपसेट था। क्या कहा था आप लोगों ने उस दिन उनसे? बस मैं ये जानना चाहती हूँ। इस बात पे दोनों मैडम लैन एंड शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर वो लोग तो हमसे मिले ही नहीं, हमने उनसे ऐसा क्या कुछ कहा ही नहीं। अब मैडम यू शॉकिंगली देख के बोलती है, मतलब? हाँ, हम लोगों से नहीं मिले थे अंकल जैन और जंचा, तो फिर वो दोनों उस दिन किससे मिल के आए थे जिसके कारण वो दोनों इतने ज़्यादा अपसेट थे? अब ये तीनों वहाँ पे खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि किससे मिले थे जैन फैमिलियाँ और जंचा जो इतना ज़्यादा अपसेट हो गए थे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने लैन फैमिली के नाम से जैंग फैमिली को डराया था, जो जियांग फैमिली को रातों रात वहाँ से भागना पड़ गया था। अभी एकदम से मैडम लैन बोलती है, इसका पता तो अब हमें एक ही तरीके से चल सकता है, और वो है जंचा के ठीक होने का। एकदम से मैडम यू भी अब इस बात पे एग्री करती है। शिचैन, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जंचा को जितनी जल्दी हो सके ठीक करो ताकि हमें उस दिन की सच्चाई पता चले।
अब जंचा ही हमें बता सकता है कि किससे मिला था वो उस दिन हॉस्पिटल में, जिसके कारण वो और जेनिफर में इतने अपसेट थे, और ऐसा क्या किया हुआ था जिसके कारण उन लोगों को रातों रात ये सब छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है सिचन, हाँ मैं ऐसा ही कहूँगा मदर, आप देखना मैं बहुत जल्दी जंजा को बिल्कुल ठीक कर दूँगा। उसकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी आ रही है और बहुत जल्दी वो उसकी बॉडी इम्प्रूवमेंट भी करेगी। ये तीनों इस बात पे एग्री करते हैं और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? उसके लिए प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू।